अपने हर संवाद में, हर सभा में ये कहते आए हैं कि हमारे समाज की स्थिति इस वक्त दयनीय हो गई है। आप लोग सहमत हैं मेरी इस लाइन से कि हमारे समाज की स्थिति चिंताजनक है? कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा के बताइए। हमारे समाज की स्थिति चिंताजनक है। क्यों है चिंताजनक? चिंताजनक इतनी ज्यादा है कि किसी के भी घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई बच्चा हो जाए तो सबसे पहली योजना क्या बनती है आपको पता है? सब घर में सबसे पहले यह चर्चा हुआ लग जाए कि बच्चा को कहां भेजना है। होता है कि नहीं होता है? सब कोई आपको टोक टोक के बोलेगा बच्चा 4 साल का नहीं हुआ है, और आपसे लोग पूछेगा कि देखियो बच्चा के जे छे से गांव पर नहीं रखे के छे, घर पर रह जेते बच्चा तो की हेते? बर्बाद भे जेते। हम लोग हर घर में ये बात करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए? बच्चा अगर घर पे रह गया, गांव में रह गया तो इसका कोई फ्यूचर ही नहीं। ये बात हर कोई करता है, इसमें कोई जाति, धर्म, मजहब, पार्टी कोई विभाजन नहीं है। हर परिवार में ये चर्चा होता है ना? बताइए, सहमत है? हाथ उठा के बताइए हमको, तब हमको लगेगा कि दो तरफा संवाद हो रहा है। हम एक तरफा संवाद करने में यकीन नहीं रखते हैं, मेरा मन ही नहीं लगता है। तो जहां जहां आपको लगे हम बात ठीक कह रहे हैं, हाथ उठा के बता दीजिए कि हाँ ठीक बात है। तो ये चर्चा हर घर में होता है कि बच्चा बड़ा हुआ, अब इसको कहां भेज दे? चाचा के पास भेज देते हैं बनारस, फूफा के पास भेज देते हैं दिल्ली, भाई है मेरा बंबई में, वहां भेज देते हैं। कोई कहीं रिश्तेदार दूर में नहीं है जो रखेगा बच्चे को कुछ दिन अपने पास, अपने संरक्षण में, कम से कम अपने मेंटरशिप में। तब सोचते हैं कि किसी हॉस्टल में भेज दे, किसी बोर्डिंग में भेज दे, कुछ भी कर लीजिए, बच्चा को यहां नहीं रखना है। ये सब लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते? बताइए, सोचते हैं ना? आप ये बताइए, इससे बड़ा कोई विडंबना हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चा को खुद से जितना दूर भेज दे वो उतना संतुष्ट हो जाता है कि अब जो है सो बच्चा ठीक रहेगा। होना तो उल्टा चाहिए था ना, कि माँ बाप के जितना नजदीक बच्चा होता, माँ बाप को उतना ज्यादा संतुष्ट होना चाहिए था। यहां है कि माँ बाप बच्चे को जितना दूर भेज देता है उतना निश्चिंत हो जाता है कि आप जैसे से बच्चा हमारे बच गए, खराब हो से, बर्बाद हो से। है कि नहीं ये सच्चाई? बताइए, ऐसा क्यों है? हम कोई नया बात नहीं कर रहे हैं, हर घर में जो बात होता है वही बात कह रहे हैं। ये बात हर कोई करता है, लेकिन ऐसा हालत क्यों है? इस पर हम लोग, हमारा समाज कितना चर्चा करता है, ये सोचे हैं कभी? क्यों बच्चा का भविष्य बर्बाद हो जाएगा भाई? और कितना पीढ़ी को हम भेजते रहेंगे? कितने के बाद बच्चा आएगा, उसको हम जो है सो दिल्ली, बंबई, नहीं कुछ तो कम से कम पटना ही भेज लो। उसमें पूरा संतुष्टि नहीं होता है पटना में, हम जानते हैं, लेकिन वहीं भेज दो, गांव घर से दूर रखो। ऐसा इसलिए है कि आप बोले चाहे ना बोले, आपका अपना जो भी राजनीतिक, सामाजिक पूर्वाग्रह हो, उसके आधार पे आप अपनी बात कहते हैं। नागरिक का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए आज के समय में अपने इस समाज को बचाना, अपने इस समाज को ऐसा बनाना कि हम कह सके कि हमारा बच्चा यहीं रहेगा, यहीं पढ़ेगा, यहीं रोजगार करेगा, यहीं नौकरी करेगा, यहीं उद्योग करेगा, यहीं आगे बढ़ेगा, यहीं के समाज में योगदान देगा, तब जाके कोसी का उत्थान होगा। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं ना होता है। क्यों नहीं होता है? हम पिछले साल, आप लोगों को पता है, पूरे बिहार का यात्रा निकाले थे, याद है ना? चंपारण से शुरू हुआ था। चंपारण से जालान साहब आए हुए, हमारे अनिकेत भाई भी हैं चंपारण से आए हुए। चंपारण में भितिहरवा आश्रम से शुरू हुआ और 38 जिले में हम भ्रमण किए थे। बड़े पैमाने पे जनसंपर्क हुआ, जनसंवाद हुआ। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि करके क्या कर लिए? किए तो किए,
सही बात है भाई, हमारे पास वो क्षमता नहीं थी कि हम लाखों लोगों से संवाद करके समाज को कुछ दे पाते, लेकिन हमको मिला बहुत कुछ। बिल्कुल मंच पे खड़े होकर आपके सामने ईमानदारी से कह रहे हैं, हम कुछ दिए हो चाहे ना दिए हो, हमको खुद बहुत कुछ मिला। हमको सीखने को मिला, हमको समझने को मिला, हमको ताकत मिली, हमको समझदारी मिली, और हमको ये समझ में आया कि बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, एक एक नागरिक को, उनके जीवन को अभिशाप बना दिया है। बहुत ऐसा मुद्दा है जो हमारे आपके जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। उसमें से हम लोग 5 मुद्दे को चुने। कितने मुद्दे को? 5 को। 5 ऐसा मुद्दा जो इस वक्त अभिशाप का रूप ले चुका है। अभिशाप। वो 5 क्या है? सबसे पहला है समाज में लगातार बढ़ रहा नशा। और नशा का जब बात होता है तो बिहार में नशे का पूरा बात जो है वो शराबबंदी का डिबेट बन जाता है ना। हम जो बात कर रहे हैं अभी आपसे, वो सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, शराब के नशे की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी भी बात कर रहे हैं, और उससे ज्यादा खतरनाक एक और नशे की बात कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आप पे नहीं, आपके बच्चों पे पड़ रहा है और समाज के भविष्य पे पड़ रहा है। वो नशा जो आज 12 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल का बच्चा हर तरह का नशा कर रहा है। किस तरह का नशा कर रहा है? कोरेक्स से नशा कर लेता है, सनफिक्स से नशा कर लेता है, पंचर बनाने वाले सॉल्यूशन को खींच लेता है, गांजा वांजा तो नॉर्मल बात हो गया है, ये सब छोड़िए, ये सब तो लोकल मिल जाता है। ऐसा नशा कर रहा है जो बिहार के बाहर से नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाहर से प्रवेश कर रहा है, और गांव-गांव, पंचायत, गली मोहल्ले, नुक्कड़ पे पहुंच चुका है। कोकेन हो, ब्राउन शुगर हो, ऐसा नशा। और आप समझ जाइए, आपके हमारे बच्चा जो उस नशे में संलिप्त हो गया एक बार, और जो 6 महीने 8 महीने अगर उस नशे में रह गया, तो उसका क्या हालत होगा ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। उसके मानसिक स्थिति तो गड़बड़ होगा ही, शारीरिक भी गड़बड़ होगा, आर्थिक भी गड़बड़ होगा। सबसे बड़ी बात, ये जो नशा करने के लिए उनको जो पैसा चाहिए वो कहां से आ रहा है? ये कुछ चंद ग्राम कोकेन खरीदने के लिए जब कोई 16 साल का बच्चा 3000 रुपया दे देता है, ये आपके मन में सवाल आया कि 3000 रुपया 15 साल का बच्चा कहां से लाया 20 ग्राम कोकेन के लिए? वो पैसा सबसे पहले तो अपने घर में करता है चोरी, और उसके बाद जब लत लग जाए तो वो अपराधी बन के बाहर भी करता है चोरी। तो पहले तो नशे में होने के कारण अपराध, और उसके बाद जो नशे में आ गया, जो नशा में है, उसका तो पता ही है, वो तो शहजादा हिंद से कम खुद को समझता है। वो अपने बाप, दादा, चाचा, मौसा, फूफा किसी को कुछ पूछता है जो नशे में है? वो फिर चोरी करेगा, मोबाइल छीनेगा, 10 लड़का खड़ा हो जाएगा किसी मोड़ पे, रात को मोटरसाइकिल छीनेगा, किसी के घर में कूदेगा, बहन बेटियों से छेड़खानी करेगा, घर में चोरी डकैती करेगा। आजकल कट्टा लेके, तमंचा लेके घूम रहा है बाजार में, मूड किया तो फायरिंग भी कर देगा। ये सब हमारे गांव-गांव में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी नशे के कारण हो रहा है। तो पहले तो नशा करने के लिए अपराध, उसके बाद नशा करने के बाद अपराध। एक भी बात हम गलत बोल रहे हैं? बताइए। ये हमारे अपने बाल बच्चे समाज की बात है कि नहीं है? इसमें कोई पार्टी, चुनाव, नेता की बात है? इस पर चर्चा करते हैं हम लोग? कभी फुसुर करते हैं खाली कि फल्ला के बेटा खत्म भै गए, ओकर बेटा खत्म भै गए, और इस मुगालते में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि हम 30 मार खाए हैं, हमारा बेटा जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा। इस भ्रम में मत रहिए, कभी मत रहिए। समाज बर्बाद होगा तो आप कितने भी तोप होंगे, आप
का बच्चा भी नहीं बचेगा। ये याद रखिएगा आप, समाज को बचाने की कोशिश करिए। इसीलिए अब हम तो देखिए पूरे देश में आंदोलन करते हैं, यहां तो हम सुपौल में पहली बार कर रहे हैं। पूरे देश में करते हैं, पंजाब भी देखे हैं। पंजाब का उदाहरण क्यों दिया? जब नशा ड्रग्स बिल्कुल चरम पे था, याद है ना आपको? पूरा देश चर्चा करता था ना कि पंजाब में हालत बहुत खराब है, पंजाब में तो एकदम खत्म हो गया, यूथ खत्म हो गया, जनरेशन खत्म हो गया। उस पर फिल्म बनता था ना, उड़ता पंजाब एक फिल्म बना था, पूरा देश चर्चा करता था। याद है कि नहीं याद है आपको? बताइए, याद है ना? पंजाब में जिस समय नशा था, हम पूरे पंजाब के हर जिले को देखे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। और पंजाब में जब नशा चरम पे था, उस वक्त पंजाब की जो हालत थी, आज हमारे कोसी का जो क्षेत्र है, ये जो 3 जिले हैं, हमारा जो सुपौल जिला है, इसका हालत इस समय पंजाब से भी ज्यादा भयावह है। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। हम उस जगह को भी देखे हैं और इस जगह के तो हम हैं ही, इसके आधार पे आपको बोल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पंजाब में जब नशा चरम पे था तो पूरा देश उस पर चर्चा करता था ना। लेकिन जब अपने यहां नशा चरम पे है तो अपना समाज भी चर्चा नहीं करता है, देश और प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए। यही फर्क है, सबसे बड़ा फर्क। अब किस किस ढंग से नशा हो रहा है, आपको हम एक उदाहरण देते हैं। हमारी टीम के लोग हैं यहाँ, रजनीश कहीं होंगे, वो लोग कहीं किसी गांव में, सुपौल प्रखंड का ही बात है, कहीं किसी दुकान पे कोई इसी तरह का नशा बेच रहा था। उससे पूछा गया कि जे ले गल हम तोरा से 20 ग्राम खरीद के क्या टका के छिए? कुछ कहल के 2,5-3 हजार रुपया के छिए। पूछल के फिर कि 3,000 रुपया बच्चा कत से आने लगे? 15 साल के बच्चा 3,000 रुपया? अरे भाई जी, लोग एत महापंचायत में आवेला परेशान छे, गरीबी एते छे कि 20-30 रुपया मुश्किल रह गए छे। हम सब ओहन समाज से आवे छिए, ओहन समाज में 15-16 साल के बच्चा 3,000-2,000 रुपया कत से आन रहा है? वो आदमी बताया, सुनिए, आप सुन लेंगे। हम जितनी बार ये बात बोलते हैं, मेरे शरीर का रोआ खड़ा हो जाता है। आपके अंदर भी संवेदना होगा तो आपका भी यही असर होगा आपके ऊपर। सुनिए कहां से पैसा लाता है। ये बताया गया कि शाम होता है ना, तो सुपौल में बहुत सारा पैथ लैब सब है, जहां पे बच्चा सब जाता है, 1 यूनिट 2 यूनिट खून चढ़ाता है और उसके बदले में पैसा लेता है और उस पैसे से नशा करता है। शरीर का रोआ खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपका बच्चा नष्ट हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है। आप अगर इस पे स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो आप मृत इंसान है, जीवित नहीं है, सांस लेते हुए मृत इंसान। इस पर अगर आप हल्ला बोल नहीं कर सकते हैं तो बताइए, गलत बात कह रहे हैं? बोलिए। बुरा लग रहा है ना? बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कारण ये समाज ऐसा बना है, हम लोगों के कारण ये समाज ऐसा बना है। किस नेता को दोष देने जाएंगे हम? किस सरकार को दोष देंगे? हमारे अपने गांव में होता है ना, हमारे स्कूल के सामने होता है ना, हमारी गली के सामने होता है ना, हमारा भतीजा करता है ना, हमारा परिवार करता है ना। किसको बोलने जाइएगा आप? अपने अंदर झांकिए। हम अपने अंदर झांक रहे हैं। एकमात्र तरीका है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब हवाबाजी निकल जाएगा, सब जाति धर्म के नाम पे जो जहर और नफरत फैल रहा है, और जितना पार्टी और नेता सब आपको बांट के अपना सत्ता के लिए, अपना कुर्सी के लिए बांटे हुए हैं। विधायक चुनिएगा जाति का वैभव बचाने के लिए, सांसद चुनिएगा धर्म का रक्षा करने के लिए, यही काम रह गया है। बोलिए, ये काम है, नेता का काम है। नेता का काम है कि मंच पे खड़ा होकर धर्म का बात करेगा। नेता का काम है कि मंच पे खड़ा होकर जात का बात करेगा। जो नेता ये बात करता है उसको मंच से उतार देंगे जिस दिन आप, उस दिन समाज खुद ब खुद बन जाएगा। जब तक नहीं उतार सकते हैं उस दिन तक नेता को दोष मत दीजिए, खुद को दोष दीजिए। अपने अंदर झांकिए, जो मिल रहा है वो डिजर्व करते हैं। हम ऐसे ही हैं, इसीलिए ऐसा मिल रहा है। आप दूर क्या खोजने जा रहे हैं? दूर कहां जाना है? किसी की बात करने की जरूरत नहीं है।
आप समझ रहे हैं कितना बड़ा काम हुआ है। हर पत्रकार हमसे पटना से लेकर दिल्ली तक, पता है, एक सवाल पूछता था कि आप जो पूरे कोसी क्षेत्र में जो पूरा आंदोलन का माहौल बना दिए हैं, अरे कैसे बना दिए भाई? यहां तो बिना जात का बात किए कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं बात करिए। मेरा हेल्पलाइन नंबर है, भर दिन में है, हमारे काम को जानते हैं। उसको ये नहीं पता चलता था जात क्या है, धर्म क्या है, इसका गांव कहाँ है, इसका क्षेत्र कहाँ है। किसी भी तरह का ऐसा बात करने का क्या जरूरत है भाई? मेरे अंदर दम है, कलेजा है, मुद्दे पे बात करने का हिम्मत है। जिसके अंदर मुद्दे पे बात करने का हिम्मत नहीं है, वही जात का बात करता है, वही धर्म का बात करता है, वही क्षेत्र का बात करता है। जिसके अंदर मादा होगा वो ये सब नहीं करेगा। हमको भी बहुत समझौता कराने का कोशिश हुआ है, आपको नहीं लगता है? ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं हुआ होगा। हमको पता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग समझौता कर चुके हैं, मेरे परिवार के लोग कर चुके हैं। उनकी बोली सुनते हैं तो हमको दुख होता है कि कहां पहुंच गया, हम दूर क्या जाए। हमारे अपने घर में होता है, सुधार दूर कहां करेंगे हम? सुधार तो हमको अपने अंदर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने टोले से, अपने गांव से। अरे आप अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों को ठीक करिए ना, उससे बड़ा कोई काम है? कोई उससे बड़ा काम नहीं है। छोड़िए नीतीश, मोदी, जदयू, राजद, बीजेपी, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग जो हैं आप है, सबसे बड़ी ताकत आप है। आप यहाँ आज बैठे हैं ना, कितने लोगों की सत्ता हिल रही है हमको पता है, जबकि नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। यहाँ सत्ता की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? इसलिए हिल रहा है क्योंकि कायर है, डरपोक है, अंदर में मादा नहीं है। लोगों को बांट के जो लोग राज करते हैं, वो जब लोगों को एकजुट देखते हैं तो उनको डर लगता है। कोई भी रहेगा उनको डर लगेगा। आप लोग इतिहास बना दिए हैं, हम जानते हैं। इसी मैदान में बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आते हैं और ये जो इतना बड़ा हुजूम है, इसका 1/4 भी नहीं होता है। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ना। और ये तो कुछ नहीं है, हम आपको शुरू में बताए ना, ये तो हमारे पास भाई मशीनरी नहीं है ना, संसाधन नहीं है, हमको पार्टी नहीं है। ऐसा रैली पिछले 20 साल में नहीं हुआ होगा। हम चैलेंज करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर को कि इस तरह का रैली जिसमें एक भी आदमी निकाल के दिखा दे जिसको पता ना हो कि वो यहाँ क्यों आया है, तो हम मान जाएंगे भाई। ये मेहनत, संघर्ष, विचार के दम पे लोग आए हैं यहाँ पे लोग लालच के कारण नहीं आए हैं। हमारे समाज को लालची बना दिया है नेताओं ने, और उसी नेता के आगे पीछे हम लोग घूमने लग जाते हैं। आप लोग उसके पीछे घूमना बंद करिए, वो नेता भी ठीक हो जाएगा भाई, वही राज करे ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जिसको राज करना है करे, वही करे, लेकिन हिसाब से करे। इधर उधर जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। लोकतंत्र का यही मतलब होता है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को जनता से डर लगना चाहिए था, समाज से डर लगना चाहिए था। यहां क्या हो गया है? यहां उल्टा हो गया है। यहां पे जनता को नेता से डर लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? यहां तक आवाज जा रही है, सब लोग सुन ले। कोई किसी से डरने वाला नहीं है। सच्चे लोग जो होंगे ईमान देंगे कि नहीं, इसमें बताइए। हाथ खड़े करके आवाज लगा के बताइए, साथ देंगे कि नहीं बताइए। जो भ्रष्ट लोग जहां जहां तक आवाज जाएगी, आपकी आवाज सुन के बेहोश हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है ये? हम इस आंदोलन के जरिए अपने कोसी क्षेत्र के प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर देंगे। प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर देंगे। और भी हम आपको बताते हैं कि प्रतिष्ठा को कहां कहां ठेस पहुंची है। सुनिएगा, और गलत लगेगा तो हमको बताइएगा बाद में कि अनुपम मोहित जी तू कहला रहा गांधी मैदान में, ये बात ठीक नहीं रहा। हम बहुत ध्यान से सुनते हैं जो हमको टोक के बोलता है कि आप गलत बोल रहे हैं। हम संवाद विरोधी आदमी नहीं है। यहां तो रैली होता है तो नेता आएगा हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से काहे आओगे बे?
क्या है, जमीन के हो कि आसमान के हो, और हेलीकॉप्टरें देखने 500 लोग आ जाएंगे, नेता का ना बात सुनने आएंगे ना विचार सुनने आएंगे। जमीन पे रहिए ना, तब ना आपको पता चलेगा कि जमीन पे क्या हो रहा है। इस ताम झाम और हवाबाजी से समाज बदलेगा? ये जो है, हम लोगों को अब मिलजुल कर अपने समाज की, पहला अभिशाप, अभी हम नशे की बात किए, दूसरा अभिशाप क्या है बताइए? भीषण बेरोजगारी। देख लीजिए, कोई पार्टी कोई नेता का दम नहीं होगा मंच से खड़े होकर ऐसे बोले बताइए दूसरा अभिशाप, और सामने खड़े लोग बता देंगे क्या है दूसरा अभिशाप। लोग ऐसे भर के लाएंगे, आदमी जो आज गांधी मैदान में है वो आंदोलनकारी है, एक एक आदमी जो आज गांधी मैदान में है वो हमारे समाज के वैभव प्रतिष्ठा को बचाने वाला नेता है, एक एक आदमी। तो दूसरा अभिशाप है भीषण बेरोजगारी। अब ध्यान से सुनिएगा आप एक और बात, और जो लोग खड़े होकर सुन रहे हैं बैठ जाइए, नहीं तो थक जाइएगा। थोड़ा बोलेंगे अभी हम लंबा, लेकिन बहुत जरूरी बात बोलेंगे। दूसरा अभिशाप है भीषण बेरोजगारी। ऐसे तो देखिए बेरोजगारी पूरे देश में है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तो सबसे ज्यादा रोजगार आंदोलन के लिए काम किए हैं, लाखों युवाओं के रोजगार नौकरी का काम हमारी इस टीम ने किया है। जो मंच पे आते हैं हल्के में मत लीजिए इनको, ये मत समझिए कि अनुपम की टीम के ऐसे ही वॉलंटियर है, ये सब लीडर है, लीडर। और आपके सब यहाँ बड़े से बड़े नेताओं पे एक एक भारी पड़ने वाला है, ऐसे लोग हैं। भीषण बेरोजगारी, जो रोजगार आंदोलन इन लोगों ने चलाया है, पूरे देश में बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या की जो राजधानी है वो है बिहार, और बिहार में जो राजधानी है वो है कोसी का क्षेत्र। क्यों है हम बताते हैं, हम एक भी बात बिना तर्क के नहीं करते हैं, एक भी बात अतिशोक्ति के साथ नहीं करते हैं, और एक भी तथ्यात्मक रूप से गलत बात ना बोले इसके पूरी कोशिश करते हैं। बेरोजगारी ऐसी है, और उसकी जो हम बोले कि राजधानी कोसी का क्षेत्र है, समझिए क्यों है। आप पूरे देश में घूमे होंगे, दिल्ली कौन कौन गया है कभी भी? हाथ उठा के बताइए, दिल्ली कौन कौन गया है? बहुत लोग गया है, लगभग 80% लोग दिल्ली गया हुआ है। दिल्ली, बंबई, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, सब जगह गए हैं ना कहीं गए हैं। हर शहर में लेबर चौक होता है ना, बताइए, बन गया है ना लेबर चौक? हाँ, बहुत बढ़िया। ऐ देखिए पीछे जो लोग हैं वो लोग और बढ़िया से बता रहे हैं, वो लोग बात करने लगे हैं हमसे इशारे में। आगे वाले सब जो हैं उनको लग रहा है कि आगे बैठ गए हैं तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पीछे वालों से ज्यादा बात हो रहा है। लेबर चौक हर शहर में देखे हैं। अब सोचिए, किसी भी शहर के लेबर चौक पे चले जाइए, हम चंडीगढ़ में भी रहे हैं, नौकरी किए हैं, बहुत बढ़िया नौकरी किए अपने यहाँ। हमारी माँ यहाँ बैठी हुई है, सोचिए ऐसे परिवार से आते हैं जिसको खुशी होना चाहिए कि बेटा जो है इंजीनियरिंग किया और कैंपस सिलेक्शन हो गया, इतना बड़ा पैकेज मिल गया, अब बेटा नौकरी छोड़ के इसमें लग गया। बताइए कौन माँ बाप टेंशन में नहीं आ जाएगा? सब आ जाएंगे। लेकिन हम क्यों बार बार माँ का नाम लेते हैं? हम जो कर पाए हैं अपनी उसी माँ के कारण कर पाए हैं। जो जो फैसला हम लिए हो, कभी भी लिए हो, जो हमारे अपने समाज के खुद को काबिल और पढ़ा लिखा समझने वाले लोग हैं उनको नहीं समझ में आया, मेरी माँ को समझ में आया, हमेशा मेरे साथ पूरी ताकत से खड़ी रही है। तो चंडीगढ़ के बहाने वो बात हो गया, क्योंकि हम चंडीगढ़ में 4 साल पोस्टेड थे। तो मान लीजिए चंडीगढ़ हुआ, चंडीगढ़ मोहाली के लेबर चौक पे चले जाइए सुबह सुबह 7 बजे, और लेबर चौक के सामने खड़े होकर जोर से बोल दीजिए सुपौल जिला से कितना आदमी है यहाँ पे, ऐसे ही कर दीजिए सर्वे, खड़े खड़े 300 आदमी अगर खड़ा होगा तो उसमें से आपको 200 आदमी जो है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा से मिलेगा। गलत बोल रहे हैं? देश के किसी भी, बेंगलोर के लेबर चौक पे भी चले जाइए, आपको 300 आदमी में 200 आदमी मिलेगा कोसी क्षेत्र से। ऐसा कौन सा क्वालिटी है हमारे अंदर बताइए तो, कि भर देश का लेबर चौक हम ही चला रहे हैं? यह तो बहुत गजब का क्वालिटी है ना, जो देश में किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है।
अरे लाख लाख का नौकरी मिले, सैलरी मिले, देश क्या विदेश जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठेला चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए, सफाई करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर जिसको जाना पड़ रहा है, उस शौक से जा रहा है क्या? मजबूरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कि हर जगह हमारे ही यहां से लोग सबसे ज्यादा क्यों है? क्यों ऐसा हो गया है कि मजदूर का मतलब ही बिहारी हो गया है? हो गया है कि नहीं हो गया है? आप कहीं बाहर चले जाइए, कोई मजदूर अगर उड़ीसा का भी रहने वाला होगा, उड़ीसा का भी होगा, बंगाल का भी होगा, दिल्ली में उसको वो बिहारी ही बुलाया जाएगा क्योंकि वो मजदूरी कर रहा है। बिहार कभी जिंदगी में नहीं आया होगा, लेकिन दिल्ली में उसको बोलेगा बिहारी है ये, क्योंकि मजदूरी कर रहा है। यहां आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता है आपका? नहीं पहुंचता है ना? और बताते हैं हम, एक बताइए, ट्रेन चलता है, कोसी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइए। सहरसा रेलवे स्टेशन। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सब जगह के लोग को बाहर जाना हो सहरसा से जाते हैं। पूरे देश में एक ही जगह से एक ऐसा ट्रेन चलता है जिसको अपने गंतव्य स्थल तक, डेस्टिनेशन तक जाने में कम से कम 35-40 घंटा लगता है, और उस ट्रेन में एक भी आरक्षित सीट नहीं है, सब जनरल कोच। बताइए कौन सा ट्रेन है? हाँ, जोर से बोलिए। जन सेवा, सबको पता है। 30 घंटा, 35 घंटा, 40 घंटा ट्रेन को लगता है पहुंचने में। ट्रेन में एक भी आरक्षित सीट नहीं है, सब जनरल है। ऐसा ट्रेन देश में कहीं से नहीं चलता है। अब एक बात बताइए आप, ये ट्रेन अपने आप चलने लगा होगा कि ट्रेन का मूड किया किसी दिन और ट्रेन चल पड़ा? नहीं ना, ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग बैठे होंगे, विचार किए होंगे, कुछ नेता लोग, कुछ अधिकारी लोग सोचे होंगे कि यहां से एक ऐसा ट्रेन चलाया जा सकता है जिसमें कोई रिजर्वेशन देने का जरूरत नहीं है, सब जनरल कोच रहेगा। सोचा क्या होगा ना? वो क्या सोचा होगा बताइए? इसका क्या मतलब हुआ बताइए आप, बोलिए। बेरोजगारी, यही बोल रहे हैं ना? सिर्फ बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी तो है ही। हम एक और मजेदार बात आपको बताते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग हमारे हुक्मरान, सरकार, माए बाप, जो भी मान लीजिए आप, जो लोग भी वो ट्रेन चलाया, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, उनको ऐसा लगा कि जिस तरह से भेड़ बकरी को ले जाया जा सकता है, जिस तरह से मुर्गा को ले जाया जा सकता है, जिस तरह से जानवर को ले जाया जा सकता है, वैसे ही हमको और आपको ले जाया जा सकता है। ऐसा उनको लगा कि नहीं लगा, ये बताइए। लगा कि नहीं लगा? लगा ना? इसमें आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा, इसमें प्रतिष्ठा का नुकसान नहीं हुआ। प्रतिष्ठा का नुकसान कहां होता है हमारा? प्रतिष्ठा का नुकसान होता है भाई से झगड़ा करने में। प्रतिष्ठा का नुकसान होता है किसी के घर चले गए, बेचारे को कुर्सी निकालने में 2 मिनट देर हो गया, वहां हो जाता है प्रतिष्ठा का हनन। किसी का नुकसान हो जाता है कि बाजार पे देख के मुस्कुरा दिए और वापस नहीं मुस्कुराया, इसमें प्रतिष्ठा का हनन हो जाता है। कितना खोखला प्रतिष्ठा हो गया है हमारा भाई। जहां होना चाहिए वहां नहीं होता है। ऐसे ही कुछ यही उलझुल चीज में जो है सो प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। गलत कह रहे हैं हम? बोलिए, हमारा समाज ऐसा है कि नहीं है? हम जितनी बात कर रहे हैं, कहीं किसी नेता, पार्टी, सरकार का जिक्र कर रहे हैं? बताइए, नहीं ना कर रहे हैं? समाज की बात कर रहे हैं। देखिए इस मंच पे लिखा है, कुर्सी के पीछे आ गया इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे। समाज की बात कर रहे हैं, समाज के समस्या की बात कर रहे हैं, समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं, और समाधान के लिए संघर्ष की बात कर रहे हैं। कोई नेता, पार्टी, चुनाव, सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो यहां पे है बेरोजगारी, दूसरा अभिशाप। तीसरा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे बोलने की जरूरत है। शिक्षा स्वास्थ्य पे कुछ
बिना बोले आप सबको सब चीज पता है। हमारा यही समाज है, यही मिट्टी है, यही भूमि है जहां से निकले लोग, जहां से निकले ज्ञानी क्रांतिकारी लोग पूरे देश में नाम कमाते थे, रोशन करते थे। हमारे पिताजी भी हमारे गांव के ही स्कूल में पढ़े, हमारे कई चाचा। हम इस बात को सब लोग सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, चौथे वाले अभिशाप को, वह है भूमि विवाद। ये अपने ही समाज का खासियत है, ये पूरे देश का खासियत नहीं है, यहीं पे ज्यादा है। देश तो हमारा चांद पे पहुंच गया है, लेकिन जमीन जाल का झगड़ा, सीमा का सुलझाना जो है वो हमारे देश के बस का बात नहीं है। उसमें लड़ते झगड़ते रहिए, मरते कटते रहिए। हमारी टीम ने एक अध्ययन किया, एक सर्वेक्षण किया, बता रहे हैं आपको उसमें क्या निकला। उस सर्वेक्षण में यह निकला कि सीओ बीडीओ ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक सबसे ज्यादा जो फरियादी है वो सब जमीन जाल का झगड़ा वाला है। सबसे ज्यादा फरियादी, जो फरियादी जाते हैं ना मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक, सीओ बीडीओ से लेके मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक सबसे ज्यादा जमीन जाल का झगड़ा, भूमि विवाद वाला लोग। और उसमें सिर्फ विवाद नहीं है, फिर भ्रष्टाचार है। अभी प्रशांत जी बोल के गए, प्रशांत जी देश के प्रख्यात अधिवक्ता हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक कितना विवाद पहुंचा है, प्रशासन तक पहुंचा है, जिनका नहीं पहुंचा है वो भी भूमि विवाद तनाव में है। और जो भूमि विवाद के तनाव में अभी तक नहीं है, उनको पता है कि वो कल आ जाएंगे, सबको पता है, सब उलझा हुआ है। प्रशांत जी जैसे लोग कह रहे हैं कि इसका समाधान तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट कचहरी ही कर देगा बिल्कुल सही ढंग से, विवाह विवाद, भूमि विवाद को लेकर उन्होंने भी कहा। तो आप समझिए कि ये हालत है, और इसका नतीजा है कि भ्रष्टाचार, जहां जहां विवाद होगा वहां वहां भ्रष्टाचार। सीओ से लेके, बीडीओ से लेके, डीएम से लेके, सचिव से लेके, सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी से छिपा हुआ है? कोई यहाँ पे क्या सिस्टम को एकदम सुचारू ढंग से चलाने के लिए आया है? ऐसे हमारा क्षेत्र खूब पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है ना, लेकिन यहाँ जो अधिकारी आएगा वो माला माल हो जाता है। उसका मतलब अलग इक्वेशन है, वो करोड़पति अरबपति होके जाता है। सुपौल की जनता कितनी भी गरीब रहे, नीति आयोग के रिपोर्ट में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, ये सब सबसे पिछड़े जिले हैं। उस रिपोर्ट में सबसे पिछड़े हैं, लेकिन उन्हीं पिछड़े जिलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कमाई हो रहा है। ऐसा क्यों है भाई, बताइए? हमारा सही को सही और गलत को गलत बोलने का सामूहिक क्षमता खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। जो बात हम शुरू से कह रहे हैं, हर जगह हो गया है ये चीज। ये चौथा अभिशाप। और पांचवा क्या है? पांचवा एक प्राकृतिक है, जिसमें थोड़ा मामला प्रशासनिक भी है, वो है बाढ़ की आपदा। तो प्रकृति की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाढ़ की जो तबाही है, मतलब बाढ़ से सब लोग डरे हुए ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बाढ़ का इंतजार भी करते हैं ना, कि बाढ़ आए, थोड़ा बहुत पानी बढ़े, थोड़ा बहुत जो है 40-50 हजार बोरी जो है सो पानी में डुबाया जाए, इसका इंतजार करते हैं कि नहीं? बहुत लोग, अफसर, ठेकेदार, तरह तरह का लोग सब इसका इंतजार करता है। किससे छिपा हुआ है भाई? हम हेलीकॉप्टर से आने वाले आदमी नहीं है, हमको सब पता है, एक एक चीज पता है। और जिस दिन हल्ला बोल होगा तो एक एक चीज को साफ करके रख देंगे, ये ध्यान में रख लीजिए। तो ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ खाली जान माल को नहीं बहाता है, ये बाढ़ ऑडिट को बहा देता है, मनरेगा को बहा देता है, जितना योजना है उसको बहा देता है। खोजते रहिए कहां गया योजना, सब खत्म, सब पार। तो ये है पांचवा अभिशाप। ये 5 अभिशाप है जिसके कारण आज कोसी का क्षेत्र पिछड़ रहा है, हमारा समाज गर्त में जा रहा है, और जिसके कारण हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे को यहां नहीं रखेंगे।
इसको दूर भेजेंगे। इसी कारण से है, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आपको सच में ईमानदारी से चिंता है कि आपका बच्चा जो है वो जितना काबिल है, जितना मेरिटोरियस है, जितना मेहनती है, उसके आधार पे उसको परिणाम मिले, तो इस पंच अभिशाप को मिटाने का जो आंदोलन शुरू होने वाला है, उसमें आप सबको हिस्सेदार बनना पड़ेगा, भागीदार बनना पड़ेगा। अब हम थोड़ा समय लेकर बड़े ध्यान से, हम चाहते थे कि ये मूल बात है, आप लोगों को ये बात तो पहले बिल्कुल अच्छे से दिमाग में, जहन में आ जाए कि क्यों इस आंदोलन का आगाज आज होने वाला है। अगले दौर में, आखिरी में जब बात होगी, तो हम इस बात पे बात रखेंगे कि आगे की हमारी योजना क्या है, आगे की कार्य योजना क्या है, आने वाले दिन में हम क्या क्या करेंगे। हम एक रैली, एक महापंचायत करने वाले आदमी नहीं हैं। कोई रुचि हमको इस बात में नहीं है कि एक दिन जो है पूरे कोसी क्षेत्र को गांधी मैदान में जमा कर दे, छा जाए टीवी अखबार में, अगले दिन से भूल जाए। ऐसा काम हम नहीं करते हैं। इस तरह की रैलियां करते आए हैं खूब, इसकी हमको कोई बहुत लालसा, इच्छा और छपास की बीमारी नहीं है। हमको कोई मीडिया पे निर्भर नहीं है, हम आप पे निर्भर है, आप लोगों पे। आज जो मीडिया की हालत है वो भी हम जानते हैं, वो भी हमसे छिपा हुआ नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है। ये समाज ही लोकतंत्र है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है, कोई मीडिया की जरूरत नहीं है, कोई प्रशासन सरकार की जरूरत नहीं है, किसी नेता पार्टी की जरूरत नहीं है। जिसको इस आंदोलन में आना है, पंच अभिशाप को मिटाने की मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा के साथ आ जाए। ये बात, हल्ला बोल, 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 सुरक्षा सचिव रहे हैं। आजकल आप सुनते हैं ना, नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये पद बाद में बना। पहले देश की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती थी, देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पे थी, देश के सुरक्षा की इतनी जवाबदेही, इतने अहमियत वाले पद पर रहे हैं। आईबी के निदेशक रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं। बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ता होंगे, वो समझेंगे कि केंद्रीय सूचना आयुक्त होना क्या होता है। आईपीएस के तौर पर सेवा देकर अभी 1-1.5 साल पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं यशवर्धन जी को, बीच बीच में ट्विटर पर रिप्लाई भी करने लग जाते हैं कि आप जो है, आप हम लोगों में सबसे ज्यादा युवा है। और युवा होना क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। युवा होना जो है, ऐसा नहीं है कि कोई 35 साल तक है तो युवा है, 35.5 हो गया तो युवा नहीं रहा, ऐसा थोड़े हो सकता है। युवा होना जो है वो एक जज्बा होता है, वो एक स्पिरिट होता है। आज जिस जज्बे की जरूरत है इस आंदोलन में, उसी जज्बे को युवा होना कहते हैं। हमारे साथ यशवर्धन झा आजाद जैसे युवा हैं, हमारे साथ दिनेश जी जैसे युवा हैं। दिनेश जी का हम परिचय दे देते हैं थोड़ा सा। आपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन सुना है ना, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सुना है ना। जयप्रकाश नारायण के सबसे करीबी लोगों में रहे हैं दिनेश जी, लोगों में रहे। बाद में हिंदुस्तान अखबार के बिहार झारखंड के प्रभारी रहे, और आज भी इस देश के किसान आंदोलन से लेके युवा आंदोलन में है। युवा हल्ला बोल के बिल्कुल सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं मजबूती से। संयुक्त किसान मोर्चा के बिहार के संयोजक हैं,
देश में जो इतना बड़ा किसान आंदोलन दिखा, उसको नेतृत्व करने वाले लोगों में है दिनेश जी। इनका साथ और आशीर्वाद आज हम सबको, आप सबको मिल रहा है। दिनेश जी ने बहुत नेताओं को, बहुत लोगों का मार्गदर्शन किया है। बहुत लोग बड़े से बड़े जिनको आप तोप समझते हैं, वो सब दिनेश जी के शिष्य रहे हैं कई सारे। हमारे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है, एक सुखपुर का बच्चा अनुपम जो है, उनको दिनेश जी का ऐसा साथ मिला। हमने यात्रा की थी पूरे बिहार में। बहुत लोग सोचते होंगे 38 जिले में घूम गया, कैसे घूम गया, हर जगह हजारों हजार की सभाएं कर गया, कैसे कर गया? दिनेश जी जैसे लोगों के कारण कर गए। और